हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन वाला। तो आज हम इस अपने पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स को कंप्लीटली फिनिश कर लिया था, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स। अलॉन्ग विद दैट हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ फोर्स को सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आपको एक चीज ये पता है कि हमारी जो यूनिट्स होती है फिजिक्स में, यूनिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, फिजिक्स में हमारी यूनिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और अगर आप यूनिट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी का क्या नेचर है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ये हम लोग यहां पर नहीं बता पाएंगे। तो बेसिकली यहां पर हमारी तीन टाइप की यूनिट्स होंगी। एक होगी एसआई यूनिट, एक होगी सीजीएस यूनिट, और तीसरे होंगी हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, एक हो जाएगी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। तो आपको पता है हमारी जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है? न्यूटन। ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अपने न्यूटन्स सेकंड लॉ में। ठीक है, ये हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, वन जो न्यूटन होता है इसका सिंबल होता है कैपिटल एन, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, दैट इज व्हाई द सिंबल इज कैपिटल एन। इसके अलावा जो F इज इक्वल टू एम ए है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो हमारी इक्वेशन है, वहां से हमें इसका करेक्ट डेफिनेशन पता चलेगा। इट इज ऑल्सो केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर इसको न्यूटन भी लिखते हैं। सीजीएस यूनिट जो होती है हमारी वो होती है डाइन। क्या होती है हमारी? डाइन। तो डाइन क्या होती है? दिस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एक यहां पर बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, रिलेशन पूछता है, तो आपको पता है एसआई यूनिट आपकी क्या है? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1 केजी को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर को आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर को लिख दोगे सेकेंड स्क्वायर। सो इसको आप लिख सकते हो 1000, या लिख सकते हो डायरेक्टली 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है हमारा? सीजीएस यूनिट, दैट इज डाइन। तो हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। क्या हो गया? 1 न्यूटन। तो यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल गया बिटवीन द एसआई एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। बिटवीन द एसआई एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन्स। 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन्स हो जाता है। अब बात आती है इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट्स की। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हमारी दो होती हैं, केजी फोर्स एंड ग्राम फोर्स। केजी फोर्स होता है एंड ग्राम फोर्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केजी फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम फोर्स? ठीक है, केजी फोर्स और ग्राम फोर्स का क्या मीनिंग होता है ये अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो केजी फोर्स वो फोर्स है जिसकी मदद से बॉडी 1 केजी का मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर दूं 1 केजी एफ, तो 1 kgf is the force with which the earth will attract a mass of 1 kg towards itself. This is equal to 1 kg into g, where g is acceleration due to gravity. g होता है हमारा acceleration due to gravity. तो लिख सकते हो 1 kg into g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यही वैल्यू होती है हमारी। तो इसको आप लिख सकते हो 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेसिकली आपका न्यूटन। सो दिस बिकम्स 9.8 न्यूटन। तो 1 kg F is 9.8
न्यूटन। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेविटेशनल एंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स के बीच में हमारा क्या रिलेशन है ये बताता है हमारा दिस इज ये वाला रिलेशन, दैट इज 1 kgf इज 9.8 न्यूटन। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम फोर्स। अब हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम फोर्स। तो जो हमारा 1 ग्राम फोर्स होता है दैट इज 1 ग्राम इंटू जी। दिस जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो दैट बिकम्स 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका होता है डाइन, तो ये हो गया 980 डाइन 1 ग्राम फोर्स। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर हमें ग्राम फोर्स दिया होगा या किलोग्राम फोर्स दिया होगा तो वहां से हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेंगे एसआई यूनिट्स में। अगर आपका आंसर एसआई यूनिट में पूछा है तो इस तरीके से हम लोग यहां पर कन्वर्जन करके आंसर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। अब यहां पर एक थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू 9.8 है, ये अर्थ के सरफेस पर होती है। ठीक है, द वैल्यू इज नियर द अर्थ सरफेस। लेकिन अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये आपका क्या हो गई, इक्वेटर हो गई। तो आपको ये चीज शायद पता होगी कि हमारी जो g की वैल्यू होती है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैक्सिमम होती है। द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है, इट इज मिनिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम होती है। और अगर हम अर्थ के सेंटर की बात करें, वी टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां पर g की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। सो इट इज मैक्सिमम एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, मतलब पोल्स पर मैक्सिमम होगी, इक्वेटर पे मिनिमम होगी, एंड इट इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पर क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए, तो ये तो था आपका बेसिक्स अबाउट द यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये था हमारा यूनिट्स ऑफ फोर्स, जिसमें हमने एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स देखा। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में केजीएफ और जीएफ था। तो 1 kgf is the force with which the earth is attracting a mass of 1 kg towards itself, and 1 gram force is the force with which the earth is attracting a mass of 1 gram towards itself. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट द यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो ऐसा सच आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिसकी वजह से है वो है हमारे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, इनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में, मैथ्स में, बहुत सारे स्ट्रीम्स में इन्होंने अपनी स्टडी को रिप्रेजेंट किया है, और इनकी वजह से हमें काफी ज्यादा फिजिक्स डाइवर्सिफाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कहा जाता है कि अगर ये ना होते तो हम आज जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ 20% ही पढ़ना पड़ता।
ठीक है। अगर ये ना होते तो हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ 20% ही हमें पढ़ना होता। कौन अगर ना होता तो? सर आइजैक न्यूटन अगर ना होते तो। अब बात करें, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे बड़ा जो एक मतलब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी वो थी, या ऑब्जर्व किया था। डिस्कवर, देखो दो अलग अलग बात होती है, डिस्कवरी और इन्वेंशन। डिस्कवरी का मतलब है कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है लेकिन हमने उसे नोटिस किया और बताया। इन्वेंशन का मतलब हमने कुछ नया बनाया, जैसे टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, रेडियो का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो वहां हम डिस्कवरी नहीं करेंगे, ही डिस्कवर्ड टेलीफोन नहीं होगा, वहां इन्वेंटेड टेलीफोन होगा, ठीक है। तो यहां पर बात करें, ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। आप लोग को पता है कि एक बार ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब नीचे टपका, तो इन्होंने यहां से क्या चीज बताई? इन्होंने बताया कि भाई देयर इज सम फोर्स ऑफ द अर्थ विच इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स, ठीक है, जो कि एप्पल को नीचे खींच रहा है। तो वहां से इन्होंने सिंपली ग्रेविटी को डिस्कवर किया, ग्रेविटी को बता दिया, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली ये इनर्शिया है क्या? ये इनर्शिया हमारी बॉडी की, इट इज बॉडीज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। बॉडी की क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्रॉपर्टी बॉडी में खुद प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं इनर्शिया। अब ये प्रॉपर्टी है क्या? ये वो प्रॉपर्टी है जो कि हमारी बॉडी को अपना करंट कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करने में हेल्प करेगी। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी कोशिश करेगी कि रेस्ट में ही रहे, और ये चीज कौन इंश्योर करेगा? बॉडी का इनर्शिया, ठीक है। अगर बॉडी आपकी मोशन में है, अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो बॉडी का इनर्शिया कोशिश करेगा हम इसको मोशन में ही रखें। लेकिन ऐसा कब तक हो पाएगा? ऐसा सिर्फ तब तक हो पाएगा जब तक हम इस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। जब तक हम इस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इस बॉडी का इनर्शिया ये कोशिश करता रहेगा कि हमारी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पर ही रहे, मोशन में है तो मोशन में ही रहे, ठीक है। ये यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग लॉ की बात करें, लॉ एक्चुअली है क्या? तो यहां पर जो लॉ हमारा न्यूटन ने दिया, उन्होंने ये बोला इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी। इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की ही यहां पर हम बात करें, यहां पर हम स्ट्रेट लाइन मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो क्या होगा? इफ बॉडी इज एट रेस्ट, या हम कहें बॉडी ट्राइज टू मेंटेन, या सिंपली इसको मैं, क्योंकि बहुत लंबा डेफिनेशन लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट क्या लिखें? बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट। अब ये इनिशियल स्टेट जो है ये हमारा रेस्ट का भी हो सकता है और यूनिफॉर्म मोशन का भी हो सकता है। स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है along the straight line unless
acted upon by an external force, जब तक इस पर एक एक्सटर्नल हम फोर्स ना लगा दें तब तक हमारी बॉडी अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर लेगी। अब हो सकता है वो रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। ये है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हमारी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो बॉडी के इनिशियल स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रखने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई? तो यहां देखो, जैसे मान लो एक ये टेबल है, इस पर ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, एक ये टेबल है, इस पर ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है? तो ये ब्लॉक अगर रेस्ट पर है, इनिशियली किस पे है? रेस्ट पर है, तो ये रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगा, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर इस पर एक फोर्स लगाया, लगा दिया तो क्या होगा? अगर फोर्स की वैल्यू बहुत कम है तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका ये फोर्स एक वैल्यू से एक्सीड कर गया तो आपकी बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। ठीक है? तो ये यहां पर परफेक्ट एग्जांपल है फर्स्ट लॉ का। तो मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी जब तक इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगा दें। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है? चलिए, तो कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ऐसा कब तक होगा? जब तक उस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा देते। जब तक उस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा देते तब तक वो बॉडी क्या हो जाएगी? आपकी उसी स्टेट में रहने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी। ठीक है भाई? चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है? फर्स्ट लॉ, न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा हमारा? ठीक है? देखिए, सबसे पहला, मैं पूरे लिखूंगा नहीं स्टेटमेंट, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। सबसे पहला है मूविंग फैन के बारे में। ठीक है? एक मूविंग फैन, एक पंखा जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, उसको अगर हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब फैन आपका मूव कर रहा है तो उसका जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो कोशिश करेगा कि वो मोशन में ही रखे, क्योंकि उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है, वो मूव कर रहा है। लेकिन जब आपने पावर ऑफ कर दी तो क्या हो जाएगा? अब क्योंकि आपको पता है मशीन पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन और वो सारी चीजें होंगी, लॉसेस होंगी वहां पर, तो धीरे धीरे करके वो रुकेगा, एकदम से नहीं रुकता। एकदम से क्यों नहीं रुकता? वो इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इसका जो इनर्शिया है ये कोशिश करेगा कि हम फैन को किस में रखें? मोशन में ही रखें। हम फैन को मतलब जितना डिले कर सके रोकने में उतना डिले कर पाए, क्योंकि हम इसको मूविंग कंडीशन में रखना चाहते हैं। हम इसका इनर्शिया जो है, हमारा जो इनर्शिया है मोशन का, वो कोशिश करेगा इसको हम घुमाते रहें। सेकंड जो है हमारा ब्लॉक एट रेस्ट। ब्लॉक एट रेस्ट, तो आपने देखा, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर किसी टेबल पर एक ब्लॉक रखा है रेस्ट पर तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है? उसको वो मोशन में कब आ पाएगा? सिर्फ तभी आ पाएगा जब आप उस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाओगे। जब तक आप ब्लॉक पर फोर्स नहीं लगाओगे वो ब्लॉक आपका रेस्ट में ही रहने वाला है। थर्ड देखिए, फॉलिंग ऑफ लीव्स। थर्ड है हमारा फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ब्रांचेस। ठीक है? ब्रांचेस पर से लीव्स का झड़ना। आपको पता है अगर आपका ट्री जो है वो स्टेशनरी है, ब्रांचेस स्टेशनरी है, तो उस पर जुड़ी हुई लीव्स भी स्टेशनरी होंगी।
अब आप क्या कर रहे हो, ब्रांचेस को विग्रसली शेक कर रहे हो, आपने ब्रांचेस को विग्रसली शेक कर दिया। तो जब आप ब्रांचेस को विग्रसली शेक कर रहे हो तो हो क्या रहा है, आप ब्रांचेस को मोशन में ला रहे हो, ठीक है। उस पे जुड़ी हुई लीव्स भी किस में आ जाएंगी, मोशन में आ जाएंगी। लेकिन लीव्स क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर थी, इसलिए उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कोशिश करेगा कि हम लीव्स को रेस्ट पर रखें, पर क्योंकि आपने एक फोर्स लगा दिया उसकी वजह से लीव्स मोशन में आ गई और अल्टीमेटली लीव्स पर फोर्स लग रहा है तो वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी, नीचे हमारी लीव्स गिर जाएंगी व्हेन द ब्रांचेस आर शेकन विग्रसली, जब हम ब्रांचेस को बहुत विग्रसली शेक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है फॉलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, फॉलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। सेम चीज यहां पर भी है। आप मान लीजिए कारपेट है, आपने कारपेट को टांग रखा है, वो रेस्ट पर है, तो कारपेट से चिपके हुए डस्ट पार्टिकल्स भी आपके रेस्ट पर होंगे। तो क्योंकि दोनों रेस्ट पर हैं तो यहां पर पार्टिकल्स का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो कोशिश करेगा हम इसको रेस्ट में ही रखें। लेकिन मान लीजिए आपने एक स्टिक से कारपेट को पीटना स्टार्ट कर दिया, यू स्टार्ट बीटिंग द कारपेट विद अ स्टिक, तो होगा क्या, यहां पर होगा ये कि आपकी कारपेट जो है वो मोशन में आ जाएगी, उससे अटैच्ड डस्ट पार्टिकल्स भी आपके मोशन में आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली उन पर फोर्स लग रहा है तो अब वो नीचे गिर जाएंगे। अब वो क्या हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू कम आउट फ्रॉम द कारपेट, दे विल स्टार्ट टू कम आउट फ्रॉम द कारपेट। फिफ्थ पॉइंट देखो, फॉलिंग ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, बैकवर्ड्स या फिर फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड फॉल करते हैं पैसेंजर। आपने देखा होगा अगर आपकी एक मूविंग वैन है, ठीक है, एक मूविंग वैन है, अचानक से रुकती है तो आप एकदम आगे की ओर गिर जाते हो। एक वैन जो रुकी हुई है, कार जो रुकी हुई है, आप उसमें बैठे हुए हो और अचानक से एकदम कार एक्सेलरेट कर गई तो आप पीछे की ओर झटका लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन? तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप मान लो रुकी हुई है कार, तो आप रेस्ट पर हो, आपका जो पोर्शन है जो कार की सीट के साथ अटैच्ड है, लोअर पोर्शन मतलब बॉडी का पोर्शन, वो रेस्ट पर है। अचानक से क्या हुआ, मोशन में आ गए, तो आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो कोशिश करेगा, क्योंकि आप इनिशियली रेस्ट पर थे तो आप रेस्ट पर ही रहो, लेकिन क्योंकि अचानक से मोशन आए तो एक फोर्स लगता है यहां पर जिसका डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड होगा, तभी आप एकदम पीछे झटके से गिर जाओगे, यू विल टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स। सेम रीजन फॉरवर्ड का भी है। जब कोई गाड़ी चल रही है, चलते चलते अचानक से एकदम ब्रेक मारा, तो क्योंकि वो चल रही है तो मतलब आपकी कार मोशन में है और आपकी बॉडी जो कार के अंदर है वो भी मोशन में है। तो जब दोनों बॉडीज मोशन में है तो आपकी बॉडी का इनर्शिया भी चाहेगा कि हम इसको मोशन में ही रखें, लेकिन क्योंकि आपने एकदम से ब्रेक मारा, फोर्स लगा, तो ये फोर्स कहां डायरेक्टेड होगा, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो आप आगे की ओर गिर जाओगे, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में मैंने डिस्कस किए। और एक और बात यहां पर बताएं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को, ठीक है, फोर्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहा है, क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहा है, सिर्फ उसकी क्वालिटी के बारे में पता चला, भाई फोर्स लगा तो पीछे गिर गए, फोर्स लगा तो आगे गिर गए, फोर्स लगा तो लीव्स गिर गई, फोर्स लगा तो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ गए, सिर्फ इतना ही पता चल रहा है। लेकिन कितना फोर्स लगा ये हमें यहां पर बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ जो है हमारा, ये फोर्स को कैसे डिफाइन कर रहा है, क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहा है। सेकंड लॉ हमारा क्वांटिटेटिवली डिफाइन करेगा, उसकी क्वांटिटी तक को बता देगा। तो ये हमारा यहां पर था फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, विच इज डिफाइनिंग दिस फोर्स क्वालिटेटिवली। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। यहां पर हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर किया, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी कवर किया, डेफिनेशन को कवर किया, इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर किया। नेक्स्ट में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, अजम्पशंस देखेंगे, क्या क्या लिए जाते हैं हमारे न्यूटन सेकंड लॉ को डिराइव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। बस प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना
और इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स, डिफरेंट टेलीग्राम्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ताकि वो भी यहाँ पर आए और उन्हें क्वालिटी मटेरियल मिल सके। फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वी विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री के बाद वी विल स्टार्ट विद बायोलॉजी। तो वन बाय वन वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग ऑन दिस चैनल ट्यूशन वाला। थैंक यू सो मच।